हेलो एवरीवन, विद्या के प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करते हैं चैप्टर 7 का पार्ट 2। तो पार्ट 1 हमने डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने देखा था नदियाँ, और उसके बाद हमने देखा था उसमें प्रायद्वीपीय पठार। आज हम देखेंगे कि भारत का जो अगला भूभाग है, जिसका नाम है भारतीय मरुस्थल, दूसरा तटीय मैदान, द्वीप समूह, और फिर उसके बाद लास्ट में हम कुछ अभ्यास प्रश्न होंगे जिन्हें करेंगे। तो जल्दी से देखते हैं भारतीय मरुस्थल को। जैसे हमने 6 भागों में भारत के पूरे भूभाग को बांटा था, उसमें तीसरा आपका था प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है आपका भारतीय मरुस्थल। मरुस्थल की अगर हम बात करें, जो थार का मरुस्थल है, यहाँ पर क्या है, अरावली की पहाड़ियां हैं, उसके पश्चिमी किनारे पर स्थित है। यानी कि अगर हम कहें कि ये अरावली की पहाड़ियां हैं, तो इसके पश्चिमी किनारे पर वेस्ट साइड में होंगी आपकी थार का मरुस्थल। ये क्या है, यह एक तरंगित मैदान है। जैसा आप इस मैदान में अगर देखें, तो यहाँ पर आपको तरंगे उठती हुई दिखाई दे रही होंगी, जो बालू के टिब्बों से ढका हुआ है। यानी ये तरंगित मैदान है, लेकिन यहाँ पर ऊंचे ऊंचे हमें बालू के ढेर दिखाई देते हैं। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इसीलिए तो ये मरुस्थल है, क्योंकि यहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है। परिणाम स्वरूप इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति काफी कम है। और इसीलिए यहाँ पर वनस्पति कम है, क्योंकि अगर बारिश कम होगी तो फिर जाहिर सी बात है कि वनस्पति कम ही होगी। ये वर्षा ऋतु के दौरान ही कुछ सरिताएं दिखाई देती हैं। जब बारिश होती है यहाँ पर, तभी कुछ नदियों में पानी आता है और तभी वो हमें दिखाई देती हैं। ज्यादा समय पर, बाकी समय पर हमें ये नदियां नहीं दिखाई देती हैं, तथा उसके पश्चात ये बालू में ही विलीन हो जाती हैं। केवल लूनी, यहाँ की एक नदी है, महत्वपूर्ण नदी है लूनी, कि इस क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण नदी है। दूसरा यहाँ पर हमें क्या दिखाई देते हैं, बरकन। अब बरकान क्या है, बरकान एक इस तरीके की स्थलाकृति है, आप कह सकते हैं। कैसी होती है, अर्धचंद्राकार बालू का टीला। यानी बालू का टीला है, बट कैसा है, अर्धचंद्राकार। उसका आकृति उसकी कैसी है, अर्धचंद्राकार है। विस्तार काफी अधिक क्षेत्र पर होता है, यानी हमें ये बहुत लाइन से फैली हुई ऐसी आकृति दिखाई देती है मरुस्थल के अंदर। परंतु भारत पाकिस्तान सीमा के निकट लंबवत टीले प्रमुखता से पाए जाते हैं। यानी वैसे हमें क्या दिखाई देते हैं, अर्धचंद्राकार बालू के टीले दिखाई देते हैं, लेकिन जो भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है, वहां पर हमें लंबवत टीले जो होते हैं मिट्टी के, वो दिखाई देते हैं। तब आप बरकान के समूह देख सकते हैं। अगर आप जैसलमेर जा रहे हैं तो हमें बरकान दिखाई दे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर आप देख सकते हैं, भारतीय मरुस्थल के अंदर मिट्टी है और तरंगित दिखाई देती है हमें, और यहाँ पर बालू के जो टीले हैं ऊंचे ऊंचे वो दिखाई देते हैं, जिनका आकार अर्धचंद्राकार होता है। ठीक, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास तटीय मैदान। तो चौथा पार्ट हमने भूभाग जो था वो डिस्कस कर लिया। अब आ जाते हैं तटीय मैदान पर। देखिए, तटीय मैदान की अगर हम बात करते हैं, तो संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार प्रायद्वीपीय पठार के किनारों पर है। अगर हम माने कि ये इस तरीके से भारत का जो निचला हिस्सा है वो है, यहाँ पर है आपकी बंगाल की खाड़ी यानी कि बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पर है अरब सागर यानी कि अरेबियन सी। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो आपका पड़ता है वेस्टर्न घाट। ठीक है, पर्वत श्रेणी है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो पड़ता है ईस्टर्न घाट्स, यानी कि पूर्वी घाट। ये पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच का जो मैदान है, पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच का जो मैदान है, उसे कहते हैं हम पश्चिमी तट। पश्चिमी तट। और पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच का जो मैदानी इलाका है, उसे हम बोलते हैं पूर्वी तट। और यही दोनों मिलकर के क्या कहलाते हैं, तटीय मैदान। यानी तट पे स्थित जो मैदान है, तट हम किसे कहते हैं, समुद्र तट। समुद्र के तट के पास में जो मैदान है उसे हम कह रहे हैं तटीय मैदान। और दो भागों में इसे बांट सकते हैं, एक पश्चिमी तटीय मैदान, एक पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट के बीच में है, और जो पश्चिमी तटीय मैदान है वो पश्चिमी घाट और अरेबियन सागर, अरब सागर के बीच में है। यह पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में अरब सागर तक विस्तृत है। पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट, अरब सागर के बीच एक संकीर्ण मैदान है। यह मैदान 3 भागों में बटा है। अब हमने जो बात की पश्चिमी घाट की, इसे पश्चिमी मैदान की, तटीय मैदान की, इसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, तट के उत्तरी भाग को कोंकण,
जो कहाँ से कहाँ तक है, गोवा एवं मुंबई तक है। यानी उत्तर का जो भाग था इसे हमने कह दिया कोंकण तट, और ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, गोवा से मुंबई तक। मुंबई पड़ेगा ऊपर, गोवा पड़ेगा नीचे। मध्य भाग को कहते हैं कन्नड़ मैदान, इसे हमने नाम दिया कन्नड़ मैदान। और दक्षिण का जो भाग पड़ा इसे हमने नाम दे दिया मालाबार तट। तो हमने पश्चिमी तट को 3 भागों में बांटा। पहला आपका ऊपर वाला कोंकण तट, बीच वाला कन्नड़ का मैदान, नीचे वाला मालाबार तट। अब आते हैं बंगाल की खाड़ी के साइड वाला जो तट है, जिसे हमने नाम दिया था आपका उत्तरी तट, ठीक है, जिसे हम नाम दे रहे हैं पूर्वी तट जिसे हम नाम दे रहे हैं। इसे हम क्या कर सकते हैं, 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है उत्तरी भाग में उत्तरी सरकार, जबकि दक्षिणी भाग में कोरोमंडल तट। इसे हमने 2 भाग में बांटा, ऊपर वाला उत्तरी सरकार, नीचे वाला कोरोमंडल तट, कोरोमंडल कोस्ट। नदियां जैसे कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी इस तट पर विशाल डेल्टा बनाती हैं। पूर्वी तट पर आपको दिखाई देगी एक झील जिसका नाम है चिल्का झील। ये भी एक महत्वपूर्ण यहाँ पर हमें आकृति देखने को मिलती है। तो पूर्वी तट पर उड़ीसा के पास में है चिल्का झील। पूर्वी तट को हमने बांटा 2 भागों में, उत्तरी सरकार और कोरोमंडल तट। पश्चिमी तट को बांटा हमने 3 भागों में। तट कहाँ पर है ये भी हमने देख लिया। उड़ीसा में महानदी के दक्षिण में स्थित चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। खारे यानी सॉल्टी वाटर की सबसे बड़ी झील है। तो ये हुआ हमारा 5वां भूभाग जो भारत का हमें देखने को मिलता है। अब आते हैं हम 6वें पर, और 6वां है आपका द्वीप समूह, ठीक है। तो जो भारत का मुख्य स्थल अत्यंत विशाल है, हमने देखा पूरा बहुत बड़ा इलाका है, हमने ये भी देख लिया। लेकिन इसके अलावा भारत के पास में 2 द्वीप भी हैं, ठीक है। 2 द्वीप जो हमें दिखाई देते हैं, एक है लक्षद्वीप अरब सागर में, और दूसरा है अंडमान निकोबार जो है आपका बंगाल की खाड़ी में। केरल के मालाबार तट के समीप स्थित है लक्षद्वीप। द्वीपों के समूह का निर्माण छोटे प्रवाल द्वीपों से हुआ है। अब जो प्रवाल द्वीप होते हैं वो क्या होते हैं, कोरल आइलैंड, वो क्या होते हैं, प्रवाल आप कहें तो बेसिकली एक तरीके की ऐसी संरचना है जिसका निर्माण एक जो कोरल पॉलिप होता है, जो कि एक जीव है कोरल पॉलिप, उसका नाम है कोरल पॉलिप, उस पर जब एल्गी रहती है यानी शैवाल रहता है, इन दोनों के सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से निर्माण होता है प्रवालों का। तो प्रवाल से एक के बाद एक क्या बनता चला जाता है, इकट्ठे होते चले जाते हैं एक के ऊपर एक, तो हम उसे बोलते हैं प्रवाल द्वीप। पहले इनको मिनिकॉय द्वीप आपको दिखाई देगा लक्षद्वीप में, लकाद्वीप दिखाई देगा, अमीन द्वीप दिखाई देगा, उसके नाम से जाना जाता था। और 1973 में ही इसे हमने पूरा एक आइलैंड का नाम दे दिया और उसे हमने कह दिया लक्षद्वीप। तो जो लक्षद्वीप है उसमें आपको कई सारे द्वीप, कौन कौन से, मिनिकॉय, लकाद्वीप, अमीन द्वीप, ऐसे कई द्वीप होंगे जो आपको लक्षद्वीप में देखने को मिलेंगे। लगभग क्षेत्रफल इसका कितना है, 3200 वर्ग किलोमीटर। प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ पर है, कावरत्ती, कावरत्ती इसकी राजधानी है। इस द्वीप समूह पर जंतु एवं पादप के अनेक प्रकार पाए जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे पिटली द्वीप पर एक पक्षी अभ्यारण्य है। यहाँ मनुष्यों के निवास स्थल नहीं है, ज्यादातर लोग यहाँ पर नहीं रहते हैं, लोग ज्यादातर वहां पर रहते हैं जहाँ पर जीवन आसान होता है, द्वीपों पर जीवन आसान नहीं होता है। बंगाल की खाड़ी की तरफ आते हैं तो उत्तर से दक्षिण की ओर फैले द्वीपों की श्रृंखला, इसे हम कहते हैं अंडमान एंड निकोबार द्वीप। यह द्वीप आकार में बड़ी संख्या में बहुल और बिखरे हुए हैं। ये भी कैसे हैं, फैले हुए हैं, बिखरे हुए हैं। यहाँ पर देखो प्रवाल के बारे में दिया हुआ है। प्रवाल पॉलिप सूक्ष्म प्राणी है जिनका जीवन काल बहुत छोटा होता है। ये समूह में रहते हैं। इनका विकास गर्म एवं छिछले पानी में होता है। गर्म पानी और छिछला पानी, छिछला मतलब बहुत गहरा पानी नहीं होना चाहिए, शैलो वाटर होना चाहिए। ये कैल्शियम कार्बोनेट का स्त्राव करते हैं। प्रवाल स्त्राव तथा प्रवाल अस्थियां टीले के रूप में निक्षेपित होती हैं। प्रवालों के जो स्त्राव हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, और इनकी अस्थियां एक के ऊपर एक इकट्ठी होती जाती हैं तो बहुत लंबा सा टीला बन जाता है। मुख्य रूप से ये 3 तरीके के होते हैं। पहला प्रवाल रोदिका, दूसरा तटीय प्रवाल भित्ति, तीसरा प्रवाल वलय द्वीप। 3 तरीके से इनके जो टीले हैं वो बन सकते हैं, उसके नाम पर इनका नाम दिया गया है। प्रवाल रोदिका का सबसे अच्छा उदाहरण है ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ।
प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार और हॉर्स शू आकार वाले रोदिका होते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से अंडमान निकोबार को दो भागों में बांटा जा सकता है, उत्तर का अंडमान, दक्षिण में निकोबार। यह माना जाता है कि ये द्वीप समूह, ये जो द्वीप समूह है ये कैसे हैं, निमज्जित यानी कि डूबी हुई पर्वत श्रृंखलाएं हैं। कौन सी डूबी हुई पर्वत श्रृंखलाएं, हिमालय पर्वत श्रृंखला ही है जो डूब गई है, आगे की तरफ बढ़ी थी, हमने देखा था उत्तर पूर्व की तरफ जब हिमालय आता है तो नीचे की तरफ ऐसा बैंड बनाता है इस तरीके से, ऐसे ये, और यही नीचे क्या हुआ है, समुद्र में डूब गया था, इसी का ही नाम है अंडमान और निकोबार। यह द्वीप समूह भारत की सुरक्षा दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। द्वीप समूहों में पाए जाने वाले जंतुओं, पादपों में काफी अधिक विविधता पाई जाती है। ये द्वीप विषुववृत्त के निकट स्थित है और यहाँ की जलवायु कितने पर है, तो जो आपका इंदिरा पॉइंट था, हमने कहाँ देखा था, ग्रेट निकोबार में, कितना था, 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ का मतलब है भूमध्य रेखा के बहुत निकट। भूमध्य रेखा कितनी है, 0 डिग्री, तो 0 डिग्री से सिर्फ कितना ऊपर, 6 डिग्री 4 मिनट। यहाँ की जलवायु विषुवतीय है। जलवायु कैसी है, विषुवतीय, क्योंकि भूमध्य रेखा के बहुत पास में है। यह घने जंगलों से आच्छादित है, बहुत ज्यादा जंगल यहाँ पर मिलते हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप, एक द्वीप आपको वहीं पे दिखेगा, एटलस में देखेंगे, बैरन द्वीप क्या है, वहां पर एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। वहां पर हमें एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी देखने को मिलता है, किस पर, बैरन द्वीप में। भिन्न भिन्न भू आकृतिक विभागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग की विशेषताएं स्पष्ट करता है, लेकिन यह स्पष्ट है कि ये विभाग एक दूसरे के पूरक हैं तथा वे देश को प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। तो कोई भी भाग, चाहे वो मरुस्थल का भाग हो, चाहे वो प्रायद्वीपीय पठार का भाग हो, सब एक दूसरे को मदद करते हैं, एक दूसरे के लिए जरूरी हैं। और यहीं पर हमें बहुत सारे मिनरल्स भी देखने को मिलते हैं, खनिज संसाधन देखने को मिलते हैं जो भारत को समृद्ध बनाते हैं। उत्तरी पर्वत वनों एवं जल के मुख्य स्रोत हैं। उत्तरी मैदान अन्न के भंडार हैं। प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार मिलता है इन्हीं अन्न के भंडार से और उत्तरी मैदान में। पठारी भाग में खनिज बहुत मिलते हैं, देश के औद्योगिकीकरण में विशेष भूमिका निभाते हैं। तटीय क्षेत्र पोत बनाने के लिए यानी बंदरगाह बनाने के लिए, मत्स्यन के लिए बहुत जरूरी है। इस तरह भारत की भौतिक आकृतियां भविष्य में विकास की बहुत सारी संभावनाएं पैदा करती हैं, क्योंकि भारत में हर तरीके की भौतिक आकृतियां जो है वो पाई जा रही हैं लगभग। चलिए, तो अब पाठ का सारांश देखने की हमें जरूरत नहीं है, सारा हमने देख लिया है, सीधे हम आ जाते हैं क्वेश्चंस पर। भारत की भौगोलिक आकृतियों को कितने वर्गों में विभाजित किया है, 6 में। 6 हम आराम से बता सकते हैं। सबसे ऊपर पर्वत, उसके बाद उत्तर का विशाल मैदान, उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार, उसके बाद मरुस्थल, उसके बाद द्वीप, और उसके बाद आपका जो नीचे वाले तटीय मैदान। ठीक है, हिमालय की सबसे उत्तरी श्रृंखला को कहते हैं क्या, हिमाद्री। सिंधु एवं सतलज नदी के बीच स्थित हिमालय को कहते हैं पंजाब हिमालय। नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी बनाती हैं, उससे कहते हैं भाबर। तो शिवालिक के ठीक नीचे भाबर, भाबर के बाद तराई, तराई के बाद भांगर, और भांगर के बाद खादर। दक्षिण के पठार के उत्तर पूर्व में देखे जाने वाले भाग को किस स्थानीय नाम से जानते हैं, तो उत्तर पूर्व का जो भाग है कार्बी एंग्लोंग का पठार भी कहते हैं, मेघालय का पठार भी कहते हैं, उत्तरी कचार का पठार भी कहते हैं, उत्तरी कचार पहाड़ियां भी कहते हैं, तीनों सही हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के किस भूखंड का निर्माण आग्नेय और रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से हुआ है, तो यह है प्रायद्वीपीय पठार। कुल्लू घाटी कहाँ पड़ती है, हिमाचल प्रदेश में। कंचनजंगा कहाँ पर है, भारत में है। पिटली द्वीप अभी देखा था, वहां पर क्या है, पक्षी अभ्यारण्य, कहाँ पड़ता है, लक्षद्वीप में। प्रवाल वलय द्वीप आकार वाले रोदिका होते हैं, गोलाकार या हॉर्स शू वाले, गोलाकार या हॉर्स शू वाले। धौलागिरी कहाँ पर है, नेपाल में। धौलाधर एक पर्वत श्रेणी है, धौलागिरी एक पीक है यानी कि चोटी है। सतलज और काली नदियों के बीच को बोलते हैं कुमायूं। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का कहाँ पड़ेगी, उड़ीसा में। बरकन का आकार कैसा होता है, अर्धचंद्राकार।
ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ मिलती है? ऑस्ट्रेलिया में। थार मरुस्थल में पाई जाने वाली नदी? लूनी, अभी देखा था जस्ट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। गहन खेती के लिए आदर्श भाग कौन सा है? खादर का इलाका, क्योंकि बहुत अच्छी मिट्टी होती है खादर की। प्रायद्वीपीय पठार का काली मिट्टी का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? दक्कन ट्रैप, जहाँ पे काली मिट्टी बहुत मिलती है। भारत में निम्न में से कौन सी आकृति नहीं पाई जाती है? तीनों मिलती हैं, पर्वत भी मिलता है, मैदान भी मिलता है, पठार भी मिलता है। भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, बृहद मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश और सागरी तटीय प्रदेश। चारों हैं, सारे के सारे हैं। ठीक है, चलो आगे चले। भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग सबसे पुराना है? प्रायद्वीपीय पठार। पर्वत तो नए हैं। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, मेघालय प्लेटू पर है, मेघालय के पठार पर है। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? मालाबार तट, काठियावाड़ तट, कोंकण तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट। तो कोरोमंडल तट नहीं है, कोरोमंडल तट पूर्वी तट का हिस्सा है। पूर्वी तट को दो भागों में बांटा है, ऊपर का उत्तरी सरकार, नीचे का कोरोमंडल तट। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? पूर्वी कोरोमंडल। कोंकण पश्चिम में है, मालाबार पश्चिम में है। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक है? तो ये है गोवा से दमन तक। गोवा से मुंबई भी वैसे सही, वैसे ये होगा गोवा से मुंबई, दमन नहीं होएगा। इट इज फ्रॉम गोवा टू मुंबई। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? प्रवाल से, कोरल पॉलिप से, कोरल से। उसके बाद आ गए आपके लघु उत्तरी प्रश्न। बहुत सिंपल है। हिमालय पर्वत पर शॉर्ट नोट निकला है, दक्कन के पठार पर लिखना है। दीर्घ उत्तरी भी आसान है, और ये कुछ जो आपकी मैप में करने वाले काम है इनको कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, जितनी भी मैप में लोकेशंस बताई हैं उनको सबको मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में फिर हम आएंगे वापस से। थैंक यू सो मच।